हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल आपके एडुकेटर आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू ईयर प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो वो इनिक्विटी के ऊपर क्वेश्चन और आंसर सेशन होने वाला है और कुछ अच्छे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को लेकर हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन हम जो भी कंसेप्ट यहाँ पर डिलीवर करें उसे आप समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप इनिक्विटी को अगर अभी तक नहीं समझे हो, अगर आप थ्योरी क्लासेस को नहीं देखे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो के लिंक के थ्रू अब सारी वीडियोस को एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। हाँ, अगर आप इनिक्विटी ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम प्रीवियस वीडियो को इसलिए देखने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को जब हम कंटिन्यू करेंगे, जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे जो आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि हम यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन उस तरीके से देंगे जो हम थ्योरी क्लासेस में समझाए हैं। तो इसीलिए अगर आप थ्योरी क्लासेस को देख लोगे तो यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को बिना स्किप किए हुए एकदम अच्छे से एंड तक देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन दे उससे अच्छे से समझने की कोशिश करो। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए सेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सेशन का पहला प्रॉब्लम और पहले कुछ प्रॉब्लम्स हम नॉर्मल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने वाले, मतलब इन जनरल आपको बैंकिंग एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस भी हम देखो दिए हैं वो भी बैंकिंग से रिलेटेड, एक्चुअल में बेसिक जो बैंकिंग का जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं वो यही 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक, तो चलिए इसी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले आप बनाने की कोशिश करो, उसके बाद हम तो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो पहले आप भी बनाने की कोशिश करिए, 1-2 मिनट ले लेते हैं और उसके बाद हम भी इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आप क्या करोगे, आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए थे, हम यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे, ये दोनों के बीच आप कंपेयर करिए, एनालिसिस भी करते जाइए वीडियो देखते देखते। इससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप मतलब किस तरीके से सोचे थे, आपको किस तरीके से सोचना चाहिए था। ये एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को सीखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और 2 कंक्लूजन्स। बैंकिंग में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं, एक या मल्टीपल स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीपल स्टेटमेंट है, हम इससे पहले भी डिस्कशन किए थे। यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखो कोलन दिया तो इसका मतलब ये भी एक स्टेटमेंट हो गया, V से T तक यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर टोटल 3 स्टेटमेंट है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि V और U के बीच रिलेशन। तो V और U के बीच रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। देखो यहाँ पर पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग को क्या करना होगा, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देगा तो उसमें हम लोग को 2 से ढाई मिनट के अंदर ये चीज़ बनानी है। किस तरीके से करेंगे, पेपर वर्क जितना कम हो सके उतना करो। ठीक है, माइंड कैलकुलेशन ज़्यादा करो। जैसे यहाँ पर V और U के बीच रिलेशन पूछा है तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि V और U के बीच हम रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक, फेसबुक हम लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ तो करते हैं ना। वहाँ पर देखिएगा कि एक म्यूचुअल फ्रेंड करके एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पर भी इस तरीके से करना होगा हम लोग को। म्यूचुअल फ्रेंड का कंसेप्ट यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना होगा। V से U डायरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट पे है नहीं, V और U के बीच रिलेशन। तो V और U के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, देखो V के साथ यहाँ पर T के साथ U का रिलेशन है। तो यहाँ पर किस तरीके से करोगे, लिखना नहीं है, बहुत कम लिखना है। ठीक है, पेपर वर्क जितना कम करोगे उतना ही कम समय लगेगा। V से T का रिलेशन, जिसके थ्रू हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे सिर्फ उसी को ही बीच में लाना है। जैसे V से T का रिलेशन डायरेक्ट, V से T देखो क्या बोले थे, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा वही होगा आंसर। सो V ग्रेटर देन इक्वल टू T, V से T का रिलेशन यही होगा। और T से U का रिलेशन क्या होगा, T से U का रिलेशन है ये। अब देखो V से U का रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं।
प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, ग्रेटर देन, सो वी ग्रेटर देन यू, वी ग्रेटर देन यू, ये होना चाहिए मेरा आंसर। वी ग्रेटर देन यू यहां पर है, दैट मीन्स ये डेफिनेटली ट्रू है। क्लियर टू एवरीवन, आ गया समझ में। नेक्स्ट कंक्लूजन फास्ट। ये सिंपल क्वेश्चंस के लिए इतना ज्यादा समय हम लोग को बर्बाद नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, एम और डब्ल्यू के बीच रिलेशन, एम और डब्ल्यू के बीच रिलेशन, एम और डब्ल्यू के बीच रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश करोगे बताओ। एम के साथ आर दिया हुआ है, तो एम के साथ आर तो हमको यहां पर करना ही है, एम के साथ आर हो गया, आर के साथ टी करेंगे और टी के साथ वी करेंगे, सॉरी टी के साथ डब्ल्यू, टी इक्वल टू डब्ल्यू है, तो इसका मतलब टी इक्वल टू अगर डब्ल्यू है तो एम आर के साथ टी का जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन डब्ल्यू के साथ भी होगा। तो आर के साथ टी का रिलेशन देखो, आर और टी के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब आर ग्रेटर देन टी, आर और टी के बीच रिलेशन क्या होगा, आर ग्रेटर देन टी, आर ग्रेटर देन टी, और एम आर से बड़ा तो था ही, तो एम और टी के बीच ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन विल बी माय आंसर। सो एम ग्रेटर देन टी और टी इक्वल टू डब्ल्यू था, ठीक। तो इसका मतलब एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, एम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू ही होगा। सो दैट मीन्स हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलो विल बी आवर आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलो। क्लियर हो गया सभी को। एक क्वेश्चन में ज्यादा समय हम लोग को बर्बाद नहीं करना है, फास्ट थोड़ा सा। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया, भी के साथ यू का रिलेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश किए, भी के साथ टी का रिलेशन, टी के साथ यू का रिलेशन दिया हुआ है, तो भी के साथ टी का रिलेशन हम लोग निकाल लिए, टी के साथ यू का रिलेशन ग्रेटर देन का था, कर दिए। एम के साथ डब्ल्यू, एम के साथ आर, आर के साथ टी, और टी इक्वल टू डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब एम के साथ टी का जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन डब्ल्यू के साथ भी होगा। क्लियर टू एवरीवन, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। चलिए तो नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कितना स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट, एक एल के एम एक्स है और इसमें डी बी एम है। दोनों में म्यूचुअल कौन है, दोनों स्टेटमेंट में से म्यूचुअल फ्रेंड कौन है, एम है, दोनों में देखो एम है। तो यहां पर एल के साथ अगर बी का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बोले या एक्स के साथ बी का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बोले, हम लोग एम के थ्रू ही करेंगे क्योंकि एम दोनों में कॉमन है। सबसे पहला कंक्लूजन, एक्स के साथ बी का रिलेशन, एक्स के साथ बी का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, पहले तो एक्स के साथ एम का रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए और एम के साथ बी का। यहां पर कंक्लूजन्स देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमें पेपर वर्क क्या करना है। पहले आपको स्टेटमेंट मर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक्स के साथ एम के साथ बी, एम के साथ बी का रिलेशन था ये, हाँ या ना, तो इसका मतलब एक्स और बी के बीच देखो, एक्स के साथ एम ये रिलेशन हो गया, एम के साथ बी, बस हम यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। एक्स के साथ बी का रिलेशन तब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दैट विल बी माई आंसर। यहाँ पर वही दिया हुआ है, दैट मीन्स डेफिनेटली ट्रू है। फर्स्ट वाला जो है वो डेफिनेटली ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट एल से डी, एल से डी कैसे निकालेंगे, एल से एम, एम से डी, तो एल से एम, एल से एम, एम से डी, बस यहाँ पर बीच में सिर्फ एम ही लिखना है क्योंकि एम के थ्रू ही हम लोग रिलेशन यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन। सो एल से एम रिलेशन क्या होगा बताओ, एल से एम का रिलेशन दो अलग अलग फैमिली मेंबर, ध्यान से देखो, यहाँ पर ग्रेटर देन, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर एम से डी तक मुझे रिलेशन देखने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एल और एम के बीच यहाँ पर डिस्प्यूट केस, डिफरेंट फैमिली मेंबर, याद है सब, डिस्प्यूट केसेस क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डाउटफुल। जब दोनों डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट के बीच अगर दो अलग अलग फैमिली मेंबर बिलोंग करते हैं तो आंसर क्या होता है, सबसे पहले डाउटफुल होता है, ठीक। तो इसका आंसर हो गया डाउटफुल, एक का आंसर हो गया सही। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, डाउटफुल विल बी कंसिडर्ड एज, क्या बोले थे, डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे, लॉजिकली डज नॉट फॉलो में कंसिडर करेंगे डाउटफुल को। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आंसर मेरा आंसर होगा ओनली 1 फॉलो, फॉलो पूछा है, सो ओनली 1 फॉलो विल बी माय आंसर। क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आप लोग का भी आंसर यही आया होगा, बिल्कुल आया है।
ये इतना टफ क्वेश्चन तो है नहीं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ये इजी क्वेश्चन, इसलिए इसमें ज़्यादा वक्त हम लोग नहीं ले रहे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव बताए थे आप लोगों को, नेगेटिव क्या बोले थे कि नेगेटिव क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, नेगेटिव को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। नेगेटिव को क्या करना होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। जब एक ही जगह पर नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नॉट इक्वल टू को, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि बी और सी यहाँ पर बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो होगा क्या, या तो बड़ा या तो छोटा। देखो वही हम बीच में कर दिए, बी और सी के बीच। अब हमें अगर क्वेश्चंस पूछा है ए और डी के बीच रिलेशन, ध्यान से देखो बहुत ही इजी है। ए और डी के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। ए और डी के बीच जब हम रिलेशन फाइंड करने के लिए जाएंगे तब दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ जाएगा। अगर दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आ रहा है इसका मतलब वो डिस्प्यूट केस है, और डिस्प्यूट केसेस में सबसे पहले आंसर क्या होता है, डाउटफुल। इसका भी आंसर तब क्या होगा, डाउटफुल। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट हम लोग क्या सीखे थे कि डिस्प्यूट केसेस में आगे जाकर आइदर और हो सकता है या तो नाइदर और। बट आइदर और कब होगा, आइदर और तो तब होगा जब दोनों के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट हो। कंक्लूजन पर यहां पर ए और डी के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। या तो ए डी से बड़ा होगा, या तो डी ए से बड़ा होगा, या तो दोनों बराबर होगा। देखो वही 3 पॉसिबल रिलेशंस, दोनों कंक्लूजन्स मिलाकर यहां पर कंप्लीट है। या तो ए डी से बड़ा होगा, या तो डी ए से बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। जब मेरे पास डेफिनेट आंसर नहीं होगा तब हम आंसर इस तरीके से ही देंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलो, और 2 फॉलो, दैट मीन्स आंसर सी। क्यों हुआ वो समझ में आया, क्योंकि ए और डी के बीच डिस्प्यूट केसेस था, और डिस्प्यूट केसेस में सबसे पहला आंसर डाउटफुल होता है, आगे जाकर आइदर होता है। क्योंकि मेरे पास डेफिनेट आंसर नहीं होगा तो हम आइदर और ही ना बोलेंगे। बट आइदर और कब बोल पाएंगे, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन जितना क्रिएट हो सकता है सबके सब रिलेशंस कंक्लूजन पर प्रेजेंट होगा, तभी हम बोल पाएंगे। और यहां पर ए और डी के बीच मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस 3 क्रिएट हो सकता है। जब 3 रिलेशंस कंक्लूजन पर प्रेजेंट होगा तभी हम आइदर बोल पाएंगे, और यहां पर 3 रिलेशन प्रेजेंट था, इसीलिए हम यहां पर आंसर आइदर और ही करेंगे। क्लियर टू एवरीवन, देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन यहां तक। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर दे के भी आप लिख सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाए, या तो आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की। क्लियर, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वे हैं, बस ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं। हम एक ही बात बोलते हैं, जिनको ढूंढना होता है वो ढूंढ ही लेते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग भी ढूंढ लीजिएगा, है कि नहीं। उतने तो बड़े आदमी है नहीं हम, बस छोटे कद के आदमी हैं। ढूंढना चाहोगे तो ढूंढ ही लोगे। देखो सेम स्टेटमेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम स्टेटमेंट, सिर्फ कंक्लूजन यहाँ पर हम डिफरेंट कर दिए। यहाँ पर बी ग्रेटर देन लेस देन, ठीक। अब देखो बी और डी के बीच रिलेशन, ध्यान से देखो थोड़ा सा अलग है। बी और सी के बीच यहां पर रिलेशन है कि बी और सी बराबर नहीं हो सकता, बट यहां पर सी और डी देखो बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब, इस टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व भी करवाए थे। इसका मतलब ये होता है कि बी और सी के बीच जो भी रिलेशन होगा, मतलब बी के साथ सी का जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन डी के साथ भी होगा, क्योंकि सी और डी बराबर है। बी और सी के भी जो भी रिलेशन होगा
मतलब बी के साथ सी का जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन डी के साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि सी और डी यहाँ पर बराबर है। और बी और सी के बीच रिलेशन क्या है? बी और सी के बीच यहाँ पर रिलेशन है कि बी और सी बराबर नहीं हो सकता। तो बराबर अगर नहीं हो सकता तो होगा क्या? या तो बी सी से बड़ा होगा या तो बी सी से छोटा होगा। यही दो रिलेशंस बी और सी के बीच प्रेजेंट हो सकते हैं। यही दो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस बी और सी के बीच एग्जिस्ट होगा, हाँ या ना? तो अगर ऐसा ही है तो यहां पर अगर C इक्वल टू डी है, सबसे पहले ये झमेला खत्म कर दो। B और D के बीच सबसे पहले यहां पर D को हटाकर तुम C कर दो। अब क्यों किए ये तो पूछने वाली बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि C और D बराबर है, तो D के जगह पर C हम चाहे तो कंसीडर कर ही सकते हैं। ठीक, अगर तुम यहां पर D को हटाकर C कर दोगे तो सारा कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा। क्योंकि B और C बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब तीन रिलेशंस मैक्सिमम एस्टेब्लिश्ड हो सकते दो ऑब्जेक्ट के बीच, और यहाँ पर एक रिलेशन तो पहले ही बंद कर दिए कि बी और सी बराबर नहीं हो सकता, तो बाकी बचा दो रिलेशन। तो या तो बी सी से बड़ा होगा। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर दो अलग अलग रिलेशन, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब डिस्प्यूट केसेस तो है ही, क्योंकि दो अलग अलग फैमिली मेंबर मतलब डिस्प्यूट केसेस। तो पहले तो इसका आंसर डाउटफुल होगा दोनों ही, बट दोनों को मिलाकर हम जवाब क्या देंगे? दोनों को मिलाकर जवाब देंगे कि बी और सी के बीच जितने मैक्सिमम रिलेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं, सारे के सारे रिलेशन कंफ्यूजन में प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम यहाँ पर आंसर इस तरीके से देंगे कि या तो बी सी से बड़ा होगा या तो सी बी से बड़ा होगा। दैट मीन्स आइदर 1 और 2 फॉलो। समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन्स? नॉर्मल जो प्रॉब्लम हम अभी डिस्कशन किए 4 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही अभी आपको प्री एग्जाम्स में मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली प्री एग्जाम्स में देते हैं। ऑब्वियसली पीओ प्री हो या क्लर्क प्री हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको देते हैं। आया बात समझ में? तो बहुत सिंपल होता है। और यही जो 5 ऑप्शन हम आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं, यही होता है बैंकिंग के स्टैंडर्ड ऑप्शन। बैंकिंग में टोटल 5 ऑप्शन दिया जाता है। ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ। क्लियर हो गया यहाँ तक 4 क्वेश्चन? यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन इनइक्वालिटी के ही दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, वो है कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कोडेड इनइक्वालिटी समझ में आ गया था, 2 क्लासेस में डिस्कशन किए थे। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पर डिस्कशन करते समय आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा, तो पहले थ्योरी क्लासेस को पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। क्योंकि हम भी वहाँ पर जो भी शॉर्ट ट्रिक्स, जिस तरीके से हम कोडेड इनइक्वालिटी को सिखाए थे थ्योरी क्लासेस में, हम यहाँ पर भी डिस्कशन करते हैं उस तरीके से करेंगे। अगर आप उस ट्रिक्स को नहीं समझे हो, जो ट्रिक हम समझाए थे अगर वो नहीं समझे हो, तो यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा कि वीडियो देख लो, उसके बाद इसे कंटिन्यू करो। तो हम लोगों का आज का 5th क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड, हम टोटल 5 क्वेश्चंस रखे कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले चलो क्या करना चाहिए, क्या करते हैं हम लोग? कोडेड हाउस बना लेते हैं। फटाफट कोडेड हाउस बना लो सभी लोग, कोडेड हाउस। हाँ, ये सब एग्जाम के टाइम ये सब नाटक नहीं करना है कि कोडेड हाउस लिखना है फिर कोडेड हाउस बनाओगे। वहाँ पर फटाफट कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक वी शेप करोगे और कोडेड हाउस में जिस तरीके से प्लेस करने के लिए बोले थे कर लो जल्दी जल्दी। ग्रेटर देन का यहाँ पर जगह है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ो और यहाँ पर डायरेक्ट बैठाओ। ए इज नाइदर ग्रेटर मतलब बड़ा भी नहीं है और नॉट स्मॉलर मतलब छोटा भी नहीं है। तो इसका मतलब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो कहाँ पर जाएगा? डॉलर इक्वल टू @ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। समझो, बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? छोटा। छोटा को कहाँ पे जगह दिया जाता है? @ यहाँ पर। परसेंटेज का मतलब नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू मतलब छोटा भी नहीं है और बराबर भी नहीं मतलब बड़ा, मतलब परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर टू एवरीवन? एंड इज नॉट स्मॉलर देन मतलब सिर्फ छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? छोटा नहीं है। देखो सब नेगेटिव फॉर्मेट में दिया हुआ है। छोटा नहीं है तो होगा क्या? बड़ा या तो बराबर। तो इसका मतलब बड़ा या तो बराबर एंड का जगह यहाँ पर हो जाएगा, बाकी देखना नहीं है, यहाँ पर हैशटैग बैठ जाएगा।
क्योंकि वो बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब छोटा या तो बराबर। क्लियर टू एवरीवन? देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑप्शन देखो, ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू, इफ ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, इफ आइदर और, इफ नाइदर नॉर, इफ बोथ। ठीक, चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व पे आते हैं। कंक्लूजन, एन से डब्ल्यू जाना है मुझे, एन से डब्ल्यू की तरफ जाना है। कंक्लूजन में एन से डब्ल्यू क्या बोले थे, लेफ्ट टू राइट। देखो ध्यान से एक चीज, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मेरे माइंड में क्या क्या चलेगा। सबसे पहले कंक्लूजन में देखो एन डब्ल्यू, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, दो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी बोलो, यहां पर क्या है, सेम है। दोनों में एन डब्ल्यू, तो दिमाग में पहले ये स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ये आगे जाकर आइदर और हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। बस अगर दोनों में एरर हुआ तो आगे हम लोग आइदर और के बारे में जरूर सोचेंगे, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट दोनों में सेम है। ठीक, अब चलो एन से डब्ल्यू, एन यहां पर है, डब्ल्यू यहां पर है। देखो सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहां पर जो दिया हुआ है स्टेटमेंट पर, क्या वो ऑर्डर पर है? हम लोग डायरेक्ट मतलब आना जाना कर सकते हैं, देख लो। डब्ल्यू से पी, पी से जी, जी से आई, आई से एन, इसका मतलब ऑर्डर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्डर जो है वो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चंस बनाते समय। सो एन से डब्ल्यू जाएंगे तो सबसे पहले बैकवर्ड पाथ है, एन से डब्ल्यू बैकवर्ड पाथ। क्लियर टू एवरीवन? एन से डब्ल्यू देखो राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो बैकवर्ड पाथ। अब देखो सिंबल क्या क्या आ रहा है, हैशटैग एट द रेट, हैशटैग एट द रेट, अभी तक सेम फैमिली है। उसके बाद कौन सा सिंबल आ गया, परसेंटेज, दैट मीन्स डिफरेंट फैमिली। जब डिफरेंट फैमिली रहेगा तब हम सबसे पहले आंसर क्या करने के लिए बोले थे, क्रॉस देकर ब्रैकेट में डी लिखो। मतलब ये एरर है, बट ये एरर डिस्प्यूट एरर है, दो अलग अलग फैमिली मेंबर बीच में आने के वजह से एरर हो रहा है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी बैकवर्ड ही होगा और ये भी डिस्प्यूट एरर ही होगा, क्योंकि एन से डब्ल्यू का ही रिलेशन है ना। तो दोनों डिस्प्यूट एरर, मतलब एरर सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम, तो दो रूल तो ऐसे सेटिस्फाई हो गया। बट अब देखना है कि ये एरर किस टाइप का था। एरर था डिस्प्यूट एरर, तो आइदर और भी डिस्प्यूट आइदर और होगा, मतलब उसका जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो डिस्प्यूट केसेस का आइदर और का रूल क्या था, कंक्लूजन शुड बी इन डाउटफुल सिचुएशंस, वैसे भी होता है, यहां पर भी डाउटफुल ही है। हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हम लोग ब्रैकेट में डी लिख के रखते हैं। ठीक, तो दोनों तो ऐसे ही डाउटफुल है। और उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट शुड बी सेम फॉर द कंक्लूजन्स, ऑब्जेक्ट यहां पर दोनों कंक्लूजन में सेम ही है, दोनों में एन डब्ल्यू है। तो आप आगे बढ़ेंगे, लास्ट रूल क्या था, लास्ट रूल था कि मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन शुड बी प्रेजेंट इन द कंक्लूजन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जब दो रूल सेटिस्फाई हो गया, तीसरा रूल सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा बताओ, हम लोग यहां पर करना होगा सिंबल को साइन में कन्वर्ट करके चेक कर लेना कि यहां पर तीन पॉसिबल रिलेशन एन और डब्ल्यू के बीच प्रेजेंट है या नहीं। तो सिंबल को हटाकर साइन बैठाओ, एक में एन परसेंटेज दिया हो, इसका मतलब एक में दिया है ग्रेटर देन और एक में दिया है लेस देन एंड इक्वल टू। हैशटैग का मतलब क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर ये ग्रेटर देन का जगह होता है, हम दूसरे कलर से यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया ग्रेटर देन का जगह, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का जगह, ये इक्वल टू का जगह, ये लेस देन इक्वल टू का जगह, ये लेस देन का जगह। तो एक में है ग्रेटर देन, एक में है लेस देन इक्वल टू, तो दोनों को मिलाकर, दोनों साइन को मिलाकर यहाँ पर तीन रिलेशंस कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या करेंगे, आइदर और। सो आंसर विल बी सी। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ ये चीज, कितना जल्दी जल्दी होगा। देखो यहाँ पर आइदर हो या नॉर्मल आंसर करो, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो। चलिए आगे बढ़ें, कोडेड हाउस को यहाँ पर एक बार जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते, क्योंकि कोडेड हाउस यहाँ पर भी चाहिए हम लोग को। यहाँ पर था परसेंटेज, कितना याद है देख लेते, यहाँ पर था ये, यहाँ पर था हैशटैग, यहाँ पर था डॉलर, यहाँ पर था एंड। आई थिंक ठीक ही है, ठीक ही है ना यहाँ पर। चलो यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर एंड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट एम से एन, देखो यहाँ पर भी सेम चीज, एम एन, इसका मतलब आइदर और होने के चांसेस है। देख लेते कि क्या है क्या नहीं है। एम से एन, जेड से एन, एन से के से एम, एम से आर,
ऑब्जेक्ट ऑर्डर में है, मुझे किसी भी स्टेटमेंट का ऑर्डर यहाँ पे चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, स्टेटमेंट को मर्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग लेफ्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ्ट हो आना जाना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड हम लोग कर सकते, आना जाना कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, है कि नहीं। सेट से एन, एन से के से एम, एम से आर। तो एम से एन जाना है, एम से एन तो किस तरफ जाएंगे बताओ, बैकवर्ड। सो दोनों में बैकवर्ड। सिंबल देखो, एम से एन डॉलर और हैशटैग, डॉलर और हैशटैग। ध्यान से देखो, डॉलर हैशटैग एक ही फैमिली से बिलोंग करे। जब एक ही फैमिली से बिलोंग करे तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या था, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसमें से किसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये दोनों आ रहा था तो इसमें से प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, हैशटैग का। ठीक, अब देखना ये कि हम लोग किस तरीके से गए थे, मेरा पाथ क्या था, फॉरवर्ड था या बैकवर्ड था। अगर पाथ फॉरवर्ड होगा, अगर सबके सब सेम फैमिली है बट पाथ अगर फॉरवर्ड होगा सो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी माई आंसर। बट अगर बैकवर्ड होगा तो ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल नहीं, ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल। जैसे कि यहाँ पर हैशटैग का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है बट हम लोग एम से एन जब गए थे तब बैकवर्ड में गए थे। सो बैकवर्ड में जाने का मतलब हैशटैग विल नॉट बी माई आंसर। मेरा आंसर क्या होगा, इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल, दैट मीन्स एंड। सो एम एंड एन ये होगा मेरा आंसर। जबकि यहां पर है नहीं तो हम इसे क्रॉस देकर क्या लिखेंगे, एन या डी, एन लिखेंगे। वेरी गुड, आप लोग भी यही कर रहे हो। हम यही इमेजिन करके सोच रहे, मतलब यही इमेजिन कर रहे कि आप लोग भी यही बोल रहे हो, है कि नहीं। आप यहाँ पर क्रॉस देकर डी अगर लिख भी रहे हो तो भी हमें यही सोचना होगा कि आप क्रॉस देकर एन ही लिख रहे हो। अरे एन क्यों लिख रहे हो, एन यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर एम और एन के बीच जब हम रिलेशन फाइंड करने के लिए गए तब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा था, सारे के सारे सिंबल एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहा था। बट जो मेरा आंसर होना चाहिए था वो यहाँ पर प्रेजेंट ना होने के कारण हम इसे एरर कर रहे हैं, और दैट्स वाई इस एरर को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एरर, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्रॉस देकर एन लिखेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस देकर एन लिखेंगे। अब दोनों के एरर सेम है, एरर टाइप सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है दोनों में, तो दो रूल तो ऐसे ही हो गया। अब देखने कि क्या मेरा आंसर होना चाहिए था और क्या यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा आंसर होना चाहिए था एम एंड एन, दैट मीन्स एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ये मेरा आंसर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये मेरा आंसर होना चाहिए था। और यहाँ पर एम इक्वल टू एन दिया हुआ है और एम ग्रेटर देन एन दिया हुआ है, राइट। अब बताओ, अगर एम इक्वल टू एन रहेगा और एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन अगर तुम्हारा आंसर है तो यहाँ पर तुम आंसर क्या करोगे। यहाँ पर हम लोग आंसर क्या करते हैं, डाउटफुल करते हैं। नॉर्मली इनइक्वलिटी में क्या करते हैं, डाउटफुल करते हैं। इसमें भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा आंसर है और ग्रेटर देन यहाँ पर दिया हुआ तो हम लोग क्या आंसर करते हैं, डाउटफुल करते हैं। अब रूल लगा दो, दोनों कंक्लूजन क्या डाउटफुल है, दोनों में ऑब्जेक्ट भी सेम है, ठीक। और नॉर्मल केसेस में आइदर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की वजह से होता है। तो ये दोनों को मिलाकर हम आंसर क्या कर देंगे, आइदर और कर देंगे। सो आंसर विल बी सी, थर्ड ऑप्शन होता है आइदर, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, यू से वाई, यू से डी, डी से ई, ई से वाई। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। यू से वाई जाएंगे, यू से वाई जाएंगे तो फॉरवर्ड पाथ है, पाथ है फॉरवर्ड। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। अब देखो सिंबल $, $, तक ठीक था बट आ गया परसेंटेज, क्रॉस देकर डी लिख दिया। दो अलग अलग फैमिली मेंबर, डिस्प्यूट केसेस। डब्ल्यू से डी जाएंगे बैकवर्ड, डब्ल्यू से डी बैकवर्ड। एंड परसेंटेज, अभी तक एक ही फैमिली में है। उसके बाद डॉलर, मतलब डॉलर एंड और परसेंटेज तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो है नहीं। तीनों अगर एक ही फैमिली से बिलोंग करें तो सबसे पहले जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा उससे पहले फाइंड करके रखो।
ये 3 सिंबल आ रहा था, इसका मतलब दे आर इन सेम फैमिली। तो इसमें से प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है? परसेंटेज का। बट हम लोग गए थे W से D, दैट मीन्स बैकवर्ड। जब बैकवर्ड जाएंगे तब क्या होगा? अपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी आवर आंसर। सो यहाँ पर परसेंटेज, इसमें से प्रायोरिटी इसका सबसे ज़्यादा था, बट ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा? opposite of greater priority symbol, that means at the rate will be our answer. So at the rate होना चाहिए था यहाँ पर मेरा आंसर। क्लियर टू एवरीवन? ये गलत कर दोगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर आप गलत कर दोगे। मतलब अचानक से हड़बड़ी में परसेंटेज का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो परसेंटेज कर दोगे, जबकि परसेंटेज यहाँ पर तुम्हारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि W से D हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो बैकवर्ड में जब जाएंगे तब क्या होगा? तब परसेंटेज विल नॉट बी माई आंसर। मेरा आंसर क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल। सो परसेंटेज के जो ऑपोजिट है, एट द रेट विल बी माई आंसर। सो एट द रेट यहाँ पर आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस देकर क्या लिखेंगे? लिखेंगे एन। यहाँ पर एक चीज ध्यान देकर देखो, दोनों एरर अलग अलग टाइप के हैं। पहले कंक्लूजन्स का एरर है डिस्प्यूट एरर, और दूसरे कंक्लूजन्स का एरर है नॉर्मल एरर। जब एरर डिफरेंट हो, हम क्या बोले थे? याद आ रहा है क्या बोले थे? जब दो अलग अलग एरर आए तो आगे जाकर आइदर और होगा कि नहीं, ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सीधा इसका आंसर करो नाइदर नॉर, मतलब नाइदर 1 नॉर 2 4। सो आंसर विल बी डी। आया बात समझ में? सो क्या बहुत समय लग रहा है? बताओ। जब आप कोडेड इनइक्वालिटी को ट्रिक अप्लाई करके करोगे ना, तब भी आपको समय में नहीं मतलब समय नहीं लगेगा। बहुत कम समय में आप कर लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब कुछ आपके दिमाग में है, रूल्स दिमाग में है, तो बस अप्लाई करो, फटाफट आंसर निकालो। सिंबल को साइन में चेंज करने के बाद अगर आप कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो बहुत समय बर्बाद कर दोगे, और ये मतलब रास्ता नहीं है। मतलब हम पढ़ाने के बाद भी हम क्लास में देखें कि कुछ लोगों को हो सकता है कि समझ में ना आए तो वो तुरंत छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है। अगर एक बार पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को और एक बार देखो, उसे समझने की कोशिश करो। इतना भी टफ चीज़ नहीं है कि जब हम तो जानते कि जब हमें समझ में आ गया तो आप लोगों को तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अगर हम इस चीज़ को समझ लिए तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। जब मतलब हम समझ सकते तो दुनिया का कोई भी आदमी समझ सकता है। तो इतना टफ है ही नहीं, तो उसे समझो। उसे समझोगे ना तो बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा। ठीक है, खासकर कोडेड इनइक्वालिटी बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाएगा अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो चलिए और भी 2 क्वेश्चन हैं, इसे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस को बनाने से पहले जल्दी जल्दी यहाँ पर भी इस स्लाइड में भी हम लोग एक बार जो कोडेड हाउस था इसे बना लेते हैं। ठीक, याद तो है ही कोडेड हाउस, बस थोड़ा सा ही ड्रॉ करना है। यहाँ पर था आपका परसेंटेज, यहाँ पर था एट द रेट, यहाँ पर था हैशटैग, था डॉलर, और यहाँ पर था एंड। ठीक है, चलिए बी से डी, डी से टी, के से टी, के से टी। यहाँ पर देखो ये वाला चेंज करना होगा, मतलब टी और के। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, डॉलर डॉलर ही रहेगा, मतलब इक्वल टू था इक्वल टू रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। बी से डी से टी से के से एफ, ऑर्डर आ गया। अब देखो बी से एफ तक जाना है, बी से एफ तक मतलब फॉरवर्ड पाथ है, फॉरवर्ड पाथ बी से एफ फॉरवर्ड पाथ। चलो आगे बढ़े। एंड परसेंटेज डॉलर, अभी तक देखो एक ही फैमिली है। बी से एफ अभी तक क्या क्या आया हुआ है? एंड आया है, परसेंटेज एंड डॉलर, तीनों एक ही फैमिली है। बट जब उसके बाद जाएंगे हैशटैग, दैट मीन्स अलग फैमिली मेंबर, क्रॉस देकर डी, 2 अलग अलग फैमिली मेंबर, डिस्प्यूट केसेस, क्रॉस देकर डी। भी से के तक जाएंगे, मतलब यहाँ तक भी से के किस तरफ जा रहे हैं? फॉरवर्ड जा रहे हैं। ओके, एंड परसेंटेज और डॉलर भी से के तक एंड परसेंटेज डॉलर, तीनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ढूंढेंगे,
तो ये 3 सिंबल अगर आ रहा था तो ये 3 सिंबल में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? परसेंटेज का। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर परसेंटेज का है तो गए थे किस तरफ? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड गए थे, इसका मतलब सेम फैमिली फॉरवर्ड, ग्रेटर प्रायोरिटी सिंबल विल बी माई आंसर। इसका मतलब परसेंटेज ही मेरा आंसर है और यहाँ पर भी परसेंटेज है, दैट मीन्स सेकेंड वाला सही है। सो ओनली 2, दैट मीन्स बी विल बी माई आंसर। बी ऑप्शन होता है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। अब देखो नेक्स्ट, ए से क्यू, क्यू से बी, बी से के से डब्ल्यू, दैट मीन्स सारे के सारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑर्डर पे है। डब्ल्यू से बी जाना है, डब्ल्यू से बी किस तरफ बोलो? डब्ल्यू से बी बैकवर्ड, तो बैकवर्ड पाथ है। हैशटैग एंड, यहाँ पर हैशटैग यहाँ पर एंड, तो अलग अलग फैमिली मेंबर, कुछ नहीं देखना है, क्रॉस देकर डी लिखो। कितना इजी, देखो हम रूल के बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर रूल एक बार दिमाग में बैठ गया तो फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब देखो एस से बी जाएंगे तो किस तरफ? फॉरवर्ड, तो यहाँ पर फॉरवर्ड। अब ये चीज़ें लिखना नहीं है, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें इसलिए बैकवर्ड के लिए ब्रैकेट में बी लिख रहे हैं, फॉरवर्ड इसलिए एफ लिख रहे हैं, ताकि जब भी आप वीडियो देखोगे ना तब आपको समझ में आ गई, इसलिए हम ये इतना सारा चीज़ लिख रहे हैं। जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या हो रहा है वो मेरे दिमाग में होगा, ये सब चीज़ दिमाग में कैलकुलेशन होगा। क्लियर? तो एस से बी फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्या क्या आंसर होगा? क्या क्या सिंबल आ रहे हैं यहाँ पर? डॉलर और एट द रेट। डॉलर एट द रेट दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों अगर एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे तो एट द रेट का प्रायोरिटी ज़्यादा है, गए थे फॉरवर्ड की तरफ, तो इसका मतलब जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा वही मेरा आंसर होगा। सो एट द रेट विल बी माई आंसर, एट द रेट यहाँ पर है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी माई आंसर। कंक्लूजन टू फॉलो। क्लियर? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो हो गया। देखो कितना इजी था। 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन, अगर हम लोग सिर्फ सोल्यूशंस के ऊपर ध्यान देंगे ना, बाकी सब चीज़ अगर माइंड में कैलकुलेशंस करेंगे तो कोडेड इनइक्विटी का क्वेश्चन भी 2 से 2.5 मिनट के अंदर बन जाएगा, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो। टफ नहीं है, आया बात समझ में? बाकी आगे बढ़े। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अलग टाइप के क्वेश्चन है वो, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। अब दिमाग तो हम लोग के पास है, कोई दिक्कत तो है नहीं, और जब पढ़ाई करें तब ऑलरेडी दिमाग के साथ ही कर रहे हैं कि नहीं, और हम लोग के पास बहुत अच्छे तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ लेंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इनइक्विटी में अगर आपका पकड़ थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है तब आप उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग टाइप के क्वेश्चन है, दिमाग लगाना होगा। आया बात समझ में? तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए, अब इतना भी मत तड़ पाइए सर, आगे बढ़िए। चलिए, ट्रिकी प्रॉब्लम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं पहले बता दें। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले तो क्वेश्चंस में क्या दिया है उसे अच्छे से पढ़ो, उसके बाद सोचो कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए था, क्या करना होगा। आया बात समझ में? उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज, ऑप्शंस की हेल्प लेना होगा, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी एक कला होता है, बिना लॉजिक के ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं होता है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जजमेंट लेना होगा आपको सबसे पहले। ये जजमेंट ही इस क्वेश्चन का खासियत है। देखो जैसे यहां पर देखो बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का ऑर्डर हमको लेफ्ट टू राइट की तरफ लेना है और उसे ब्लैंक स्पेसेस में रेस्पेक्टिवली बैठाना है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर। और मुझे इस तरीके से यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना है जिससे क्या होगा, दैट मेक्स, जो ये क्रिएट करेंगे, दैट मेक्स द एक्सप्रेशन z लेस देन इक्वल टू k डेफिनेटली फॉल्स। मतलब z और k के बीच आंसर जो होगा वो डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। मतलब इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेसेस में प्लेस करना है ताकि z लेस देन इक्वल टू k ये डेफिनेटली फॉल्स हो। याद है डेफिनेटली फॉल्स कैसे, मतलब क्या बोले थे डेफिनेटली फॉल्स के बारे में, मतलब बिल्कुल गलत होना चाहिए। ठीक, अब देखो
इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से करें, क्या सोचेंगे? पहले ध्यान दो, यहां पर जो भी साइन दिया हुआ है सबके सब साइन देखो सेम प्रायोरिटी के हैं, ठीक। यहां पर 4 ब्लैंक है तो 4 ऑब्जेक्ट बैठेगा, बट बीच बीच में जो देखो सिंबल दिया, सॉरी साइन दिया हुआ है, सिंबल तो इसे नहीं कहेंगे, जो साइन दिया हुआ है वो साइन देखो सेम प्रायोरिटी के हैं। हम यहाँ पर प्रायोरिटी को इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये कि z और k के बीच अगर ये रिलेशन जो दिया हुआ है इसे अगर डेफिनेटली फॉल्स करना है तो एकदम सीधी सी बात है कि z लेफ्ट साइड और k राइट साइड में नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर भी 4 ब्लैंक में से कहीं पर भी आप प्लेस करिए, बस प्लेस करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि z का प्लेसिंग कभी भी लेफ्ट साइड के तरफ नहीं होना चाहिए। k के लेफ्ट साइड में z को हम नहीं बैठा सकते। अगर हम बैठा देते हैं तो कहीं पर भी बैठाएं z लेस देन इक्वल टू k, ये जो है ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोले कि जिस तरीके से यहां पर वो ब्लैंक को दिया और ब्लैंक के बीच में जो साइन दिया हुआ है वो सबके सब साइन सेम प्रायोरिटी के होने की वजह से क्या हो गया कि अगर आप z को k के लेफ्ट साइड में प्लेस कर दोगे, कहीं पर भी प्लेस करिए, बस k के लेफ्ट साइड में अगर आप प्लेस कर दोगे तो z लेस देन इक्वल टू k, तो डेफिनेट ट्रू हो जाएगा। जैसे मान लो z को आप यहां पर प्लेस किए, k को यहां पर करिए, यहां पर करिए, यहां पर करिए, कहीं पर भी करिए, सबके सब सेम प्रायोरिटी के हैं, तो इसका मतलब z लेस देन इक्वल टू k क्या हो जाएगा, डेफिनेट ट्रू हो जाएगा। और हमें यहाँ पे डेफिनेट ट्रू करने के लिए तो नहीं बोले हैं, हमें यहाँ पे डेफिनेट फॉल्स करने के लिए बोले। बात मतलब बस एक चीज करना है कि k के राइट साइड में z होना चाहिए। k के राइट साइड में अगर z हम करते तो वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और वो देखिए यहाँ पर सिर्फ इस लॉजिक के बेसिस पे ये गलत है ऑप्शन, k के लेफ्ट साइड में z है ये गलत है, k के लेफ्ट साइड में z है ये भी गलत है, k के लेफ्ट साइड में z है ये भी गलत है। सो ऑप्शन ई विल बी माय आंसर। यहां पर लॉजिक बस इतना ही था कि अगर मुझे z लेस देन इक्वल टू k को डेफिनेटली फॉल्स एस्टेब्लिश करना है तो k के लेफ्ट साइड में z नहीं आना चाहिए, बस यही था इसके पीछे का लॉजिक। और इसी लॉजिक के बेसिस पर हम क्या कर दिए, 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए। सो ये ऑप्शंस एलिमिनेटिंग का जो प्रोसेस होता है ये भी एक कला होता है। आप अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर भी पा रहे हो, मतलब कर पा रहे हो, तो भी ये समझ लीजिए कि वो बेकार में नहीं होता है, उसके पीछे भी लॉजिक रहता है, तो ये कला होता है। आया बात समझ में? तो चलिए, ये तो इतना टफ तो था नहीं। अब धीरे धीरे हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए तो आगे बढ़े। यहाँ तक इस क्वेश्चन में आई थिंक इतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, समझ में भी आ गया होगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, सिंबल नहीं बोलना चाहिए, साइन ही बोलना चाहिए, सिंबल मतलब कंप्यूटर सिंबल हो जाता है। Which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in the same order from left to right? यहाँ पर भी ऐसी है, 4 ब्लैंक है और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया देखो, हर एक ऑप्शन में 4 मतलब साइन दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस साइन को हमें यहाँ पर इस ब्लैंक में किस तरीके से बैठाना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in order to complete the given expression in such a manner that makes the expressions y greater than equal to m as well as w less than o, डेफिनेटली ट्रू। मतलब ये दो कंक्लूजन्स, ये एक्चुअली क्या है, कंक्लूजन्स, ये दो कंक्लूजन्स आपका सही होना चाहिए। ये दो कंक्लूजन का आंसर क्या होना चाहिए, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। आपको यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेसेस में इस तरीके से आपको यहाँ पर साइन को बैठाना है, जिससे क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू m और w लेस देन o, ये दोनों डेफिनेट ट्रू होना चाहिए। आप लोग ट्राई करिए प्रॉब्लम को, आप लोग अपने तरीके से पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देते हैं।
पॉज कर दीजिए यहाँ पर, उसके बाद आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम जो एक्सप्लेनेशन दे उससे आप कंटिन्यू करिए। चलिए, तो हम अपना जो एक्सप्लेनेशन उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, है कि नहीं। आप तो यहाँ पर पॉज कर चुके हो ना, बिल्कुल पॉज करके पहले आप बना लो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। तो चलिए हम अपने तरफ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, y से m, y और m के बीच मुझे क्या एस्टेब्लिश करना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू m। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेटिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे लॉजिक लगा के, और देखना कि धीरे धीरे मुझे आंसर भी मिल जाएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसे मुझे डेफिनेटली ट्रू करना है। क्लियर टू एवरीवन। अब देखो y और m के बीच ये ब्लैंक आएगा, दूसरे कलर से कर रहे हैं, कौन सा कलर यूज करें, ब्लू करते हैं। देखो y और m के बीच ये ब्लैंक है, ये भी एक ब्लैंक है, ये भी एक ब्लैंक है, ठीक। अब देखो y और m के बीच अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मुझे डेफिनेट ट्रू करना है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू से जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वो यहाँ पर ये 3 ब्लैंक में नहीं आना चाहिए। मतलब इस 3 ब्लैंक के अंदर ग्रेटर देन कभी नहीं आना चाहिए। मतलब बस ये जजमेंट कर लो कि क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, और इसी जजमेंट से ही हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ये हम अभी 3 ब्लैंक, मतलब यहाँ पर फर्स्ट 3 प्लेसेस, पहले का 3 प्लेसेस को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्लियर, फर्स्ट 3 प्लेसेस। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट 3 प्लेसेस में ग्रेटर देन इक्वल टू को अगर मुझे डेफिनेट ट्रू करना है, तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए वो देखो, ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन m, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रायोरिटी नहीं होगा तब। सो ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, और जो दूसरे फैमिली का सिंबल है लेस देन नहीं आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ये 3 साइन नहीं आना चाहिए। क्या क्या आ सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकते हैं, इक्वल टू आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब तीनों में से एक जगह पर एक ग्रेटर देन इक्वल टू तो रखना ही पड़ेगा, बाकी 2 में इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रह सकते हैं। बट कभी भी ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, लेस देन नहीं आना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू भी नहीं आना चाहिए। अब देखो फर्स्ट 3 प्लेसेस में ग्रेटर देन आया हुआ है, सो ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। मतलब देखो यहां पर अगर ग्रेटर देन साइन आ जाता है तो y ग्रेटर देन m ये ट्रू हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू m ये तो ट्रू नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सो यहां पर ये नहीं आना चाहिए। देखो यहां पर ग्रेटर देन लेस देन दोनों ही आया हुआ है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट 3 प्लेसेस में ग्रेटर देन लेस देन नहीं आना चाहिए। इसमें देखो ऑप्शन सी अभी तक जिंदा है, वो अभी तक ये टिके हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हम इसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जिस लॉजिक से हम यहाँ पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करें फर्स्ट 3 प्लेसेस के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ पर ऑप्शन सी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा, किसके वजह से, यहाँ पर इस ग्रेटर देन के वजह से एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बट देखो ऑप्शन ई भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो एक लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई किए, बस एक लॉजिक, y ग्रेटर देन इक्वल टू m, इसे हम एस्टेब्लिश करने गए और एक लॉजिक से अप्लाई किए। देखो 5 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया, बाकी बचा मेरे पास 2 ऑप्शन बचा। अब 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देगा w और o। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो w और o क्या एस्टेब्लिश करना है, w लेस देन o, w लेस देन o, बट यहां पर w लेस देन o और यहां पर दिया हुआ है o और w के फॉर्मेट में। देखो क्वेश्चन में इधर w है, इस तरफ w है, इस तरफ o है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, o ग्रेटर देन w, ये मुझे एस्टेब्लिश करना है, हाँ या ना। इसी चीज को हम यहां पर इस तरीके से लिखेंगे, w और o के फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो लेस देन लिखेंगे, बट o और w के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, o ग्रेटर देन w। अब एक चीज नोटिस करो, o और w के बीच अगर ग्रेटर देन साइन को अगर तुम्हें सही करना है, डेफिनेट ट्रू करना है, तो o और w के बीच क्या आना चाहिए, एक जगह पर एक ग्रेटर देन साइन आना ही चाहिए।
ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकते हैं, नो इशू, बट ग्रेटर देन साइन मस्ट है, इसे आपको रखना ही होगा ओ और डब्ल्यू के बीच। अब यहां पर एक चीज नोटिस करके देखो, ओ और डब्ल्यू के बीच ये एक प्लेस है, ये भी एक प्लेस है और ये भी एक प्लेस है, मतलब ये तीन प्लेसेस में से कोई भी एक प्लेस में आपको ये ग्रेटर देन साइन लाना ही पड़ेगा, जबकि हम ओ और एम के बीच मतलब इस प्लेसेस में और इस प्लेसेस में ग्रेटर देन नहीं ला सकते। सो ओ और एम के बीच अगर हम ग्रेटर देन नहीं ला सकते तो इस प्लेसेस में मुझे ग्रेटर देन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो ओ ग्रेटर देन डब्ल्यू ये एस्टेब्लिश हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ क्या बोले? तो इसका मतलब लास्ट जो प्लेस है मतलब फोर्थ प्लेसेस में एक ग्रेटर देन साइन हमें लाना ही होगा। देखो यहां पर ऑप्शन सी बचा हुआ था, लास्ट में देखो ग्रेटर देन है, इसमें देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, सो ऑप्शन ई बी हो गया गलत, सो ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। मतलब ये तीन वाई से एम तक ग्रेटर देन साइन आप नहीं ला सकते। देखो यहां पर हम क्या बोले थे, ग्रेटर देन साइन नहीं ला सकते, बट ओ और डब्ल्यू के बीच आपको ग्रेटर देन साइन एक लाना ही होगा। तो अगर मुझे ओ और डब्ल्यू के बीच एक ग्रेटर देन साइन लाना ही है तो मुझे वो फोर्थ प्लेसेस में ही लाना होगा। तो फोर्थ प्लेसेस में ग्रेटर देन साइन मास्ट है और वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। ऑप्शन ई भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? अब क्लियर हो रहा है कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो लॉजिकली, कितने लॉजिक से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, वही आपका काबिलियत है। इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्टेड होता है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होता है, सोचोगे तो रास्ता मिलेगा। और लॉजिक अप्लाई करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी कला होता है। 5 ऑप्शंस में से अगर आप 4 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दे तब भी तो आपका आंसर मिल सकता है। मतलब यहां पर इस तरीके से क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है कि चलो 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शंस को बैठा बैठा के चेक करते हैं, नहीं, ये आपका सही तरीका नहीं है। एनालिसिस करो, जज करो, क्या वहां पर बैठ सकते क्या नहीं बैठ सकते, मतलब जज करके आगे बढ़ना ये सही रास्ता है। आया बात समझ में? इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी बनेगा और मतलब होता है ना कि ब्रेन का यूटिलाइजेशन भी बहुत बढ़िया से होगा। ब्रेन का यूटिलाइजेशन करना होगा, यही तो रीजनिंग है। बिना लॉजिक के नहीं होता है रीजनिंग। ठीक, तो चलिए, क्वेश्चन अच्छा लगा तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए वेट कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले कि आगे जो 2 प्रॉब्लम है वो सॉल्व किए ना, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, उससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसके पीछे रीज़न ही है कि यहाँ पर एक नहीं, एक से अधिक स्टेटमेंट देखो दिया हुआ है। अभी तक हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था, बट इसमें मोर देन 1 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यही है इस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम एक्चुअल में। तो चलो क्रैक करते हैं। हम लोग को यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश करना है, हमें एस्टेब्लिश करना है ए से एज का रिलेशन जो कि ग्रेटर देन दिया हुआ है, ए और एज के बीच ग्रेटर देन रिलेशन एस्टेब्लिश करना है और ए और सी के बीच लेस देन इक्वल टू एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले ए से एज, तो देखो ए से एज यहाँ पर भी सेम ऑप्शंस एलिमिनेटिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। जजमेंट ले लेते हैं पहले क्या क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ए से एच तक अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो ए से एच जाएंगे, तो ए से सी, ए से एच जाएंगे हम लोग, तो जाएंगे कैसे, ए से सी जाएंगे, सी से जाएंगे ई, ई से जाएंगे एच, ई से एच का रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ए और सी के बीच एक क्वेश्चन मार्क है, ऑलरेडी साइन आया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। हम पहले जजमेंट लेंगे यहाँ पर ए और सी के बीच ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर क्या क्या साइन आ सकते हैं, हम यहाँ पर नोट डाउन करें क्या क्या साइन आ सकता है। अगर मुझे ए ग्रेटर देन एच अगर मुझे एस्टेब्लिश करना है तो इस पोजीशन पे ग्रेटर देन आ सकते हैं,
ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकते हैं या तो इक्वल टू आ सकता है। देखो एक चीज दिमाग में रखना कि ए से एच के बीच कहीं ना कहीं जगह पर, कहीं ना कहीं एक जगह पर मुझे एक ग्रेटर देन साइन लाना ही होगा, नहीं तो ए ग्रेटर देन एच ये रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक, तो हम कोशिश भी यही करेंगे कि पहले ही जो मतलब ट्रू करने के लिए बोला गया उसे पहले ही एस्टेब्लिश करें। मतलब मेरा ये अप्रोच ही रहेगा कि ए और एच के बीच अगर मुझे ग्रेटर देन साइन एस्टेब्लिश करना है तो मेरा पूरा कोशिश यही रहेगा कि पहले ही हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें। मतलब इस क्वेश्चन मार्क पर हम ग्रेटर देन को बैठा दें, झमेला ही खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है कि नहीं? अटेम्प्ट मतलब मोटिव तो यही रहता है, बट हम लोग आगे जाकर भी कर सकते हैं। ठीक, इसलिए जजमेंट जो है वो इस तरीके से लेंगे कि इस पोजीशन पे क्या क्या आ सकते हैं। तो ये 3 साइन यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखो सी से ई, यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, सी से ई पहले हम ये जजमेंट ले रहे हैं कि सी से ई के बीच क्या क्या आ सकते हैं। अगर इस रिलेशन को एस्टेब्लिश टर्म अगर हम करना चाहेंगे तो सी और ई के बीच ऑलरेडी देखो मतलब सी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम सी और ई के बीच देखें तो सी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर और क्या क्या आ सकते हैं ना, ग्रेटर देन आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है, या तो इक्वल टू आ सकते हैं। ठीक, बट स्टेटमेंट पर ई से सी दिया हुआ है, स्टेटमेंट पर ई से सी, स्टेटमेंट पर जो ऑर्डर है वो ई से सी का है, मुझे आंसर इस ऑर्डर पे ही लाना है ना। तो हम यहाँ पर सी से ई का जो ऑर्डर लिए हैं वो तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ले रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर आंसर जो है वो स्टेटमेंट में दिए गए ऑर्डर पर ही लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और ई के बीच अगर ये 3 साइन आ सकते हैं तो ई और सी के बीच इसका उल्टा मतलब ये साइन नहीं आ सकते। क्या आ सकते हैं ना, लेस देन आ सकता है, लेस देन इक्वल टू आ सकता है, और इक्वल टू आ सकते हैं। मतलब इसका ही उल्टा कर दे, मतलब ये साइन नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया सभी? तो चलिए इसी बेसिस पर हम लोग मतलब 2 पोजीशंस का जजमेंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन मार्क पर क्या क्या साइन आ सकते हैं इसका जजमेंट हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो क्यों ना हम लोग इसके बेसिस पर कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। जैसे कि अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट होगा नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन वैलिड है। बट यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे देखो इक्वल टू आ सकते, मतलब ये 3 साइन आ सकता है, ये नहीं आ सकता। तो इक्वल टू आ सकते हैं तो ऑप्शन 1 अभी भी वैलिड है, बट ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू देखो नहीं आ सकता, लेस देन इक्वल टू आ सकता है, लेस देन इक्वल टू आ सकता है। तो ऑप्शन बी यहीं पे खत्म। मतलब अभी तक जो हम लोग लॉजिक लगाए उसके बेसिस पर सिर्फ हम लोग एक ही ऑप्शन को गलत कर पाए, वो है ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ें, अब एस्टेब्लिश करना होगा हमें एफ से सी का। हम इसको अलग से यहां पर कर रहे हैं। एफ से सी का रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, देखो एफ से ई करेंगे, ई से करेंगे सी, एफ से जाएंगे ई से जाएंगे सी। ये एक्चुअल में हम ऑर्डर यहां पर ले रहे, बट मुझे यहां पर ऑर्डर किसके बेसिस पर जस्टिफाई करना है, स्टेटमेंट में दिए गए ऑब्जेक्ट के ऑर्डर पर। यहां पर देखो एफ से ई ऑलरेडी ये आ चुका है, एक लेस देन इक्वल टू साइन है, अब मुझे लेस देन इक्वल टू साइन ही एस्टेब्लिश करना है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर ग्रेटर देन इक्वल टू बैठ सकते हैं, इक्वल टू बैठ सकते हैं, ये दोनों साइन आ सकते हैं। कहां पर, थर्ड क्वेश्चन मार्क पर। अब देखो यहां पर भी ई और सी है, यहां पर भी ई और सी है। ठीक, तो यहां पर जो ई और सी है, ई और सी के बीच अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एस्टेब्लिश करना, ऑलरेडी देखो एक ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यहां पर है। तो इस क्वेश्चन मार्क पर, यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क पर, ये सेकंड पोजीशन का क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ध्यान रखना होगा ये थर्ड पोजीशन का क्वेश्चन मार्क है। ठीक, और ये फर्स्ट पोजीशन का क्वेश्चन मार्क है।
अब देखो ई और सी के बीच सेकेंड पोजीशन के जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ए और सी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए लेस देन इक्वल टू साइन आ सकते हैं, इक्वल टू साइन आ सकते हैं, बाकी और कोई भी साइन यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कहाँ पर? सेकेंड पोजीशन पर। जबकि यहाँ पर जब हम सेकेंड पोजीशन को एस्टेब्लिश किए थे, ये था सेकेंड पोजीशन का, ये भी सेकंड पोजीशन को लेकर जज कर रहे थे, तो यहां पर सेकंड पोजीशन पे ये तीनों आ सकते हैं। और अभी अभी मुझे पता चला कि अगर हम ए और सी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जाएंगे तो सेकंड पोजीशन पर हम ये दो साइन ला सकते हैं। बात आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, हमें यहां पर इस स्टेटमेंट पर इसी क्वेश्चन मार्क पर ऐसे साइन बैठाना है जिससे दोनों ही कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू हो। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर दिए गए मतलब आया हुआ सेकंड पोजीशंस के साइन और यहां पर आ रहा सेकंड पोजीशंस का जो भी साइन है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये साइन नहीं आना चाहिए सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर मतलब लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन साइन नहीं आना चाहिए। आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? लेस देन इक्वल टू या तो इक्वल टू। तो देखो, ऑप्शन ए बचा हुआ था, सी बचा हुआ था, डी बचा हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन के लिए मतलब फर्स्ट पोजीशन के लिए तो सारा ए, सी और डी सही था। सेकंड के लिए देखो, यहां पर भी सेकंड के लिए तीनों ही सही है। यहां पर इक्वल टू आ सकते हैं, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है। अब रही प्रॉब्लम थर्ड पोजीशन में। थर्ड पोजीशन में देखो क्या क्या आ सकते हैं। थर्ड पोजीशन में हम लोग जज करके मतलब लॉजिक लगाकर ये देखे कि थर्ड पोजीशन पर वैलिड साइन सिर्फ ये दो ही आ सकते हैं, या तो लेस देन इक्वल टू या तो इक्वल टू। तो देखो यहां पर लेस देन इक्वल टू है नहीं, सो ऑप्शन ए विल बी गलत। ये ऑप्शन गलत हो गया इसके वजह से। ऑप्शन सी भी गलत हो गया इसके वजह से। ऑप्शन डी में जो है वो इक्वल टू आ सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी माय आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले हम क्या किए, ए और एच के बीच क्या क्या साइन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं और उस क्वेश्चन मार्क पर क्या क्या साइन आ सकते हैं उसका जजमेंट लिए। तो जो आ सकते हैं वो ऑप्शन पर प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम वैलिड ऑप्शन मानेंगे, और जो नहीं आना चाहिए अगर वो ऑप्शन पे दिया रहेगा तो उसे हम ऑप्शंस को गलत कर देंगे। बट जब हम फर्स्ट पोजीशंस के क्वेश्चन मार्क को देखकर आगे बढ़े तब चारों ऑप्शन वैलिड था, बट सेकंड पोजीशन पे जाकर एक ऑप्शन गलत हो गया, जबकि मुझे वहां पर लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू साइन होना चाहिए था। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू रहने की वजह से हम सेकंड ऑप्शन को गलत कर दिए थे पहले ही। क्लियर? और जब हम ए और सी के बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए गए तब जब वहां पर लॉजिक लगाए तब क्या देखने को मिला कि सेकंड पोजीशन पे वहां पर सिर्फ लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू ही वैलिड था, तो यहां पर लेस देन होगा नहीं, जबकि यहां पर सेकंड पोजीशन के बेसिस पर हम गलत नहीं कर पाए। बट थर्ड पोजीशन पे ये देखने को मिला कि ए और सी के बीच लेस देन इक्वल टू एस्टेब्लिश करने के लिए यहां पर लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू प्रेजेंट होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेजेंट होने के कारण ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर दिए, तो बाकी बचा डी ऑप्शन वैलिड हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो क्वेश्चन नंबर 12 इंटरेस्टिंग लगा? क्वेश्चन नंबर 11 से तो बेटर ही है, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 13 इससे भी बेटर है, इससे भी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, सेम टाइप के क्वेश्चन है बट इसमें एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट की जगह पहले ही दिमाग में डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान हमेशा डी के ऊपर ही रहेगा। ये डी है ट्विस्टेड पर्सन। आगे बढ़िए, ए से ई जाने के लिए मुझे किस तरीके से जाना होगा, किस किस का हेल्प लेना होगा? ए के साथ हम सी को लेंगे, सी का रिलेशन, सी के साथ ई का रिलेशन, बट हाँ डी को बीच में रखते हैं। ठीक है, ए के साथ ई का रिलेशन एस्टेब्लिश करना, और रिलेशन मुझे एस्टेब्लिश करना है ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक, तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहां पर ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू आ चुका है। मुझे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू को ही एस्टेब्लिश करना है तो यहां पर ए सी, यहां पर ए सी, ऑर्डर सेम है, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू साइन आ सकते हैं।
इसके ऊपर साइन नहीं आना चाहिए। चलिए इसी के बेसिस पर ऑप्शंस को कुछ एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोले कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ये दो साइन आ सकते हैं, बाकी और कोई भी साइन नहीं आएगा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पर। तो फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर ग्रेटर देन है, तो इस वजह से ऑप्शन बी हो गया गलत। बाकी तीन ऑप्शन अभी भी टिका हुआ है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है। किस बेसिस पर? फर्स्ट प्लेसिस, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क पे बेसिस पर। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े। चलिए अब देखिए सी से ई जाना है। यहां पर एक ट्विस्ट ये है कि यहां पर देखो सी से ई तक मुझे जाना है, बट मुझे यहां पर दिया है ई डी सी, ऑर्डर इस तरीके से, ठीक है। यहां पर लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो सी से ई का जो भी रिलेशन हम एस्टेब्लिश यहां पर करने के लिए, जो भी साइन यहां पर बैठाने के लिए जा रहे हैं उसका उल्टा बैठेगा इधर, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मुझे इस ऑर्डर पे लेना है, स्टेटमेंट में दिए गए ऑर्डर पर। तो यहां पर सी और डी के बीच देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एस्टेब्लिश करना है तो ऑलरेडी डी और ई के बीच ये साइन है, तो इसमें क्या साइन आ सकते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू या तो इक्वल टू, हाँ या ना, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते। अगर हम सी और ई के बीच देखें, मेरा बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, सी और ई के बीच देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू ये दो साइन आ सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर जवाब देना है ई और सी के ऑर्डर पर। दैट मीन्स सी और डी के बीच यहाँ पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अगर आ सकते हैं, तो यहाँ पर डी और सी के बीच लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू साइन आ सकते हैं। इसका उल्टा ये नहीं आएगा तब, मतलब यहाँ पर सी और ई के बीच अगर ये आ सकते हैं तो डी और सी के बीच ये दोनों आ सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में बचा हुआ था लेस देन इक्वल टू, सही है। ऑप्शन सी में लेस देन इक्वल टू सही है, ऑप्शन डी में इक्वल टू सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अभी तक सेकंड पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए से ई का हो गया, अब एफ से सी का करते हैं। एफ से सी का अलग से, एफ से सी का करेंगे तो कैसे करेंगे? एफ से जाएंगे डी, एफ से जाएंगे डी, एफ से डी में ऑलरेडी एक ग्रेटर देन आ चुका है, मतलब जो रिलेशन मुझे एस्टेब्लिश करना था वो एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, क्योंकि उस प्रायोरिटी के साइन ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। एफ से डी, बट प्रॉब्लम है कि यहां पर एक क्वेश्चन मार्क है, ध्यान देना होगा। और ये थर्ड पोजीशन का क्वेश्चन मार्क है, ये थर्ड पोजीशन का क्वेश्चन मार्क है, ठीक, कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट पोजीशन का क्वेश्चन मार्क था और ये था सेकेंड पोजीशन का क्वेश्चन मार्क, सी और डी के बीच, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर एफ और सी के बीच अगर ग्रेटर देन साइन मुझे एस्टेब्लिश करना है तो एफ और डी के बीच, डी और सी के बीच, डी और सी के बीच है सेकेंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो एफ और सी के बीच यहां पर अगर ग्रेटर देन साइन को एस्टेब्लिश करना है तो ग्रेटर देन बैठ सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन ऑलरेडी आ चुका है तो कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। बस लेस देन का साइन नहीं आना चाहिए यहां पर, और एक इक्वल टू साइन भी आ सकते हैं। तो देखो थर्ड पोजीशन में जो तीन ऑप्शन बचा हुआ उसमें से एक है ग्रेटर देन, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, और तीसरे में भी है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका मतलब थर्ड पोजीशंस के रेस्पेक्ट में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक्चुअल में ट्विस्ट है सेकेंड में ही, वही डी। अब देखो यहां पर अगर हम एफ और सी के बीच ग्रेटर देन साइन अगर एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो इस पोजीशन पे डी और सी के बीच भी ग्रेटर देन आ सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू को ला सकते हैं और इक्वल टू को ला सकते हैं। बात ध्यान से सुनो, एफ और सी के बीच अगर हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये तीन रिलेशन आ सकते हैं, बट अगर हम ए से ई का रिलेशन एस्टेब्लिश करने जाएंगे तो यहां पर मुझे ये दो साइन आ सकते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, मतलब कंट्राडिक्ट कर जा रहे हैं। देखो एफ और सी के बीच ये तीन साइन आ सकता है, और ए और ई के बीच अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करने जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू साइन आ सकता है, ठीक। मतलब प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, अगर आप ए और ई के बीच ये दो साइन यहां पर अगर लेकर आ जाएंगे, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर लेकर आ जाएंगे, अगर ये एफ और सी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के चक्कर में अगर आप ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को बैठा देंगे
तो यहां पर ए और ई का रिलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए और ई के बीच ये रिलेशन आप नहीं ला सकते। और दूसरा चीज ये है कि ए और सी के बीच आप रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए अगर ए और ई के बीच रिलेशन जो था लेस देन इक्वल टू अगर यहां पर बैठा देंगे तो वो ए और सी को गलत कर देगा। मतलब मुझे यहां पर सेकेंड पोजीशन पे मुझे एक ऐसे साइन लाना है जिससे ए से ई का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जाए या ए से सी का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जाए, दोनों ही जस्टिफाइड हो। और वो तो तब होगा जब हम इक्वल टू को बैठाएंगे, क्योंकि इक्वल टू एक न्यूट्रल साइन होता है। इक्वल टू को हम बीच में बैठा सकते। इससे क्या होगा, ए से ई का रिलेशन जब एस्टेब्लिश करने के लिए जाएंगे तब भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, और ए से सी के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जाएंगे तब भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इक्वल टू को छोड़कर अगर ये दो साइन यहां पर बैठा दिए तो ए और ई को गलत कर देगा, और ये साइन अगर यहां पर बैठा दिए तो वो ए और सी को गलत कर देगा। समझ में आया अब बात? दैट मीन्स ये हुआ कि सेकेंड पोजीशन जो है, सेकेंड क्वेश्चन मार्क का जो पोजीशन है, सेकेंड क्वेश्चन मार्क पे ये कंफर्म हो गया कि भैया वहां पर इक्वल टू ही बैठेगा। इक्वल टू के अलावा अगर कोई भी साइन अगर आप सेकेंड क्वेश्चन मार्क पर बैठाते हो तो या तो वो ए और ई के बीच रिलेशन गलत कर देगा या तो ए और सी के बीच रिलेशन गलत कर देगा। दैट मीन्स सेकेंड पोजीशन पे इक्वल टू ही बैठेगा। इक्वल टू यहां पर है नहीं, इस वजह से ए गलत। यहां पर इक्वल टू है नहीं, इस वजह से सी गलत। यहां पर इक्वल टू है, दैट्स व्हाई डी विल बी योर आंसर। थर्ड पोजीशन को लेकर तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, प्रॉब्लम था सेकेंड पोजीशन को लेकर। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सेकेंड पोजीशन पे यहां पे ट्विस्ट था। सो ये प्रॉब्लम इतना इजी नहीं था। अगर आप एट द टाइम ऑफ एग्जाम करोगे ना, ये प्रॉब्लम अगर दे देगा, और ये प्रॉब्लम एकदम, ये भी मेंस लेवल का प्रॉब्लम है, और इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 12, वो भी मेंस लेवल का ही प्रॉब्लम है। ये भी इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एग्जाम में करोगे ना तब आपको लगेगा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए। समझ में आया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन एक बार में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इसे रिपीट करो, रिपीट करके देखो और इसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक दो टाइप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये दोनों। क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं तो क्या करने के लिए बोलो, रिपीट करके देखिए और इसे समझने की कोशिश, छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करते समय हम हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्कशन कर दिए। मेरे तरफ से हम क्लियर है। आप लोग एक बार अच्छे से देख लो तो ये दो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन पे एक नए चैप्टर के साथ, और वो है बहुत ही दमदार चैप्टर, वो सिलोगिज्म। सिलोगिज्म है ही दमदार, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इनइक्विटी समझ गए तो इनइक्विटी की तरह ही है सिलोगिज्म। अगर हम इनइक्विटी समझ ले तो हम लोग सिलोगिज्म को भी समझ जाएंगे। उतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग धीरे धीरे जैसे इनइक्विटी को समझे वैसे धीरे धीरे सिलोगिज्म को भी समझ लेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन था इनइक्विटी में जो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अब वो तो हर चैप्टर में होता है। हम लोग भी इजी समझ लिए थे इनइक्विटी। देखो, इनइक्विटी इजी है, बिल्कुल इजी है, इजी चैप्टर है, बट उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है। सो डोंट अंडरस्टिमेट द चैप्टर। किसी भी चैप्टर को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वैसे सिलोगिज्म में बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, बट हम लोग उसको भी समझ लेंगे। ठीक? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, और अगर बहुत अच्छा लगा है तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दो। और क्या, अच्छे से रहो, तबीयत अच्छा रखो, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।